भाईगिरी हैं, किडनैपर हैं, एक्सटॉर्शन करने वाले लोग हैं, तो ठीक है, ऐसे ही चलेगा बिहार, क्या दिक्कत है। तो इंडस्ट्री वाले जो चाहते हैं कुछ लोगों को बुला लो ताकि एक्सेप्टेंस रहे। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री नाम सुना होगा, फिक्की, आइसोकैम, सीएफआई, ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन होते हैं, उनसे भी एक दो लोगों को रख लो। रेगुलेटर्स जैसे सेबी के लोगों को भी रख लो, आरबीआई के लोगों को भी रख लो। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सीबीडीटी, नाम सुना है सीबीडीटी, ठीक है। एकेडमिशियंस, ये सब लोग भी होते हैं, बाकी सीए इंस्टीट्यूट के सीए तो होते ही होते हैं। तो एक ठीक ठाक बॉडी बन गई अकाउंटिंग की। अब ये बनाएंगे, बताइए क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि उसकी एक्सेप्टेंस अच्छी होगी। एक्सेप्टेंस समझते हैं? मतलब देखिए, मैं कोई रूल बना दूं और कहूं कि सब मानो, तो मुश्किल है। लेकिन अब सब मिलके रूल बनाओ तो फिर जो नहीं भी मानने वाले हैं कहेंगे चलो यार भाई कह रहा है तो हम भी मान ही लेते हैं, तो उसकी एक्सेप्टेंस अच्छी होगी, लोकतांत्रिक होगा। तो इसीलिए एएसबी में सब लोगों को लगाया गया। अब एएसबी करता क्या है, कैसे एएस बनाता है, ये पढ़िए। देखिए इससे कुछ स्टेप्स हैं, नोट्स पे भी ध्यान रखिए, बोर्ड पे भी ध्यान रखिए। सबसे पहले तो एरिया आइडेंटिफाई कीजिए। एरिया मतलब किस चीज पे करना है, इंटेंजिबल एसेट्स पे करना है, ओके करेंगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट पे करना है, ठीक है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे करना है या एम्प्लॉय बेनिफिट्स पे करना है, ठीक है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स पे बनाना है। अब एरिया कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो इंडस्ट्री के लोग ही, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही, जहां उनको डिफिकल्टी आती है वो एरिया रिकमेंड करते हैं कि भाई जरा इस पे बनाओ, तो उस एरिया पे बात। ऐसे ही लॉ बनता है, अगर आपको पता हो तो। देश में किसी बात में दिक्कत हो तो पार्लियामेंट में उस पर चर्चा चलती है, कोई एमपी एमएलए साहब पूछते हैं सवाल, तो फिर गवर्नमेंट कहती है ठीक है भाई इस पे हम बात करते हैं। जैसे पीछे कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो चलो भाई इस पे कानून बनाया जाए, ऐसे ही बनता है कानून। तो एरिया आइडेंटिफाई करो। एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करोगे बेटा? एक स्टडी ग्रुप बनाया जाएगा, क्योंकि एएसबी में तो बहुत सारे लोग हैं। स्टडी ग्रुप बनेगा 10-15 लोगों का। वो जानते हैं क्या करेंगे? वो देखेंगे कि इंडिया में अलग अलग लोग क्या क्या कर रहे हैं, फिर कहाँ चले जाएंगे? अमेरिका। इसी बहाने घूमने का मौका भी मिलता है। एएसबी में खूब रहना चाहते हैं लोग, अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप वाले कैसे कर रहे हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले कैसे कर रहे हैं, चाइना वाले कैसे कर रहे हैं, और हमारे इंडिया में कैसे हो रहा है। बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। अब उस ऑप्शन में से सेलेक्ट करके बताइए क्या बनाएंगे? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट समझते हैं? रफ। और उसको सर्कुलेट करेंगे किसको? मेंबर्स को, और बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडीज को, आरबीआई को देंगे, इंडस्ट्रीज को देंगे। उसके बाद उनसे मीटिंग करेंगे और पूछेंगे बताइए ये कैसा लग रहा है आपको, ये ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको, इसमें अपनी कोई ग्रेवेंसेज हो, अपनी कोई कमेंट हो तो दीजिए। और जब वो अपने कमेंट बताएंगे तो उसको हम उसमें इनकॉर्पोरेट करके एक एक्सपोजर ड्राफ्ट निकालेंगे। अभी भी फिर ड्राफ्ट ही है, फाइनल नहीं है, लेकिन एक्सपोजर ड्राफ्ट अब की बार जानते हो किसको दिया जाएगा? जनरल पब्लिक को, सारे अकाउंटेंट को। देखो आम आदमी को क्या ही मतलब है कि तुम अकाउंटिंग कैसे बना रहा, बट अकाउंटेंट को तो मतलब है ना भाई, चाहे वो छोटी कंपनी में हो चाहे बड़ी कंपनी में। तो पहले छोटे सर्कल से बात की, और अब बताइए बड़े सर्कल से बात की। अब देखो वो लोग अपना सुझाव देंगे, एक समय दे देते हैं, 1 महीना 2 महीना सुझाव देंगे, और उस सुझाव को इनकॉर्पोरेट करके हम क्या बनाएंगे? फाइनल। ठीक है, सबमिटेड टू द। और जब आईसीआई के काउंसिल को देंगे तो आईसीआई बताइए क्या करेगा? उसको इशू करेगा। इशू करेगा तो 2 तरह का होता है बेटा, तो पहले 7 स्टेप देख लो। सबसे पहले एरिया आइडेंटिफाई करो, स्टडी ग्रुप बनेगा, वो स्टडी करेंगे, फिर ड्राफ्ट बनाएंगे, ड्राफ्ट को बॉडीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनसे मीटिंग करेंगे, फिर एक्सपोजर ड्राफ्ट बनेगा, फिर पब्लिक को इशू किया जाएगा, फिर उनके रिकमेंडेशन को लेके हम फाइनल बनाएंगे, फाइनल काउंसिल इशू करेगा सी इंस्टीट्यूट का। अब देखिए, अगर ये कंपनी पे है तो बताइए हम किसको दे देंगे?
नाफरा को दे देंगे भाई साहब ये देखिए आप, ये ठीक है, चेक कीजिए। नाफरा उसको देखेगा, कंपनियों में ठीक रहेगा ये, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। और सब ठीक करने के बाद वो किसको रिकमेंड कर देगा? एमसीए को। एमसीए को करेगा वो, ठीक है। और जब एमसीए के पास जाएगा तो वो नोटिफाई कर देगा किसके लिए? कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए। एमसीए को ये पावर है, सेक्शन 133 लॉ वाले सर आज आपको पढ़ाएंगे, सेक्शन 133। यही नहीं पढ़ाएंगे वे, लॉ पढ़ाएंगे। ठीक है, एमसीए को रिकमेंड करेंगे और एमसीए आगे उसको इशू कर देगा। इशू करते हैं जितने कॉर्पोरेट एंटिटी है, बताइए क्या होगा बेटा? सबके ऊपर लागू हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अदर एंटिटी है भाई, पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, सोसाइटीज हैं, तो उनके लिए सीधे इंस्टीट्यूट ही कर देता है इशू। ऐसे छोटे बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट काफी है, बोलता अबे कल से इसके अनुसार कर। लेकिन ये लोग माने कि नहीं माने, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है। आइए बात करते हैं। इसको बोलते हैं स्टेटस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिए, अगर कॉरपोरेट को आपने कर दिया तब तो कंपनीज एक्ट के अंदर मजबूर हो गए आप। हम पढ़ेंगे सेक्शन 133 में लिखा हुआ है साफ साफ कि कंपनियों को एएस के अनुसार अपना बनाना है, और किसी कारण से नहीं बना रहे हैं, डेविएशन है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम सुना है सब लोगों ने। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना पड़ेगा कि उन्होंने अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार क्यों नहीं बनाया है, और अगर नहीं बनाया है तो उसके चलते डेविएशन कितना हो रहा है, और डेविएशन हो रहा है तो उसका क्या असर पड़ेगा, ये बात आपको बतानी है। ऐसे नहीं चलेगा। ठीक बात है बेटा? चलिए, लेकिन बाकियों को क्या है भाई, प्रोप्राइटरशिप क्यों? तो बोला कि बाकियों में मेंबर्स के थ्रू इन्फोर्स करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे बगल में एक किताब की दुकान है, अब नियम से तो ये उस पर भी हो सकता है लागू हो, लेकिन वहां लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है कौन देखेगा? कोई नहीं। लेकिन अगर उसे कभी अपना किसी सीए से पाला पड़ा, किसी सीए से टैक्स ऑडिट कराना पड़ा, या ऑडिट कराना पड़ा, या कुछ ऐसा कुछ कंसल्टेंसी के लिए हुआ, लोन वोन के लिए बैलेंस शीट साइन करना है, तो सीए बैलेंस शीट साइन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। हम सभी सीए को उस कोड ऑफ कंडक्ट को मानना पड़ता है। सुना डॉक्टर का भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो हम सीए का भी कोड ऑफ कंडक्ट है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर इंस्टीट्यूट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना है तो आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन नहीं करेंगे, और अगर आप करते हैं तो आप गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट पाए जाएंगे। और गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट कितना भारी है, इसके बेसिस पे आपको मेंबरशिप से भी हटाया जा सकता है। हो सकता है आपका नाम फिर सीए फाउंडेशन में लिख दिया जाए, जबकि आपने कर रखा है सीए फाइनल। मतलब आपको मेंबरशिप से हटा दिया जाएगा 2 साल 4 साल, या परमानेंट भी। डिपेंड करता है कि भाई कितना ग्रीवियंसेज है और कितनी दफ़ा आपने गलती करी है। एक आध बार तो माफ़ी मिलती है, लेकिन हर बार माफ़ी नहीं मिलती। सीए का एग्जाम नहीं है कि हर बार पहुंच गए 4 महीने पे देने। तो सुना आपने ठीक से? कंपनियों में तो कंपनीज एक्ट है, वहाँ डंडा है बड़े वाला, चल भाई सब लोग ऐसे करना है। लेकिन जो कंपनीज नहीं है उनके लिए ये डंडा कौन है? ये बिट कांस्टेबल कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर उनके नज़र में आएगा तो ठीक, नहीं आए तो कोई मान लो पान की दुकान है, अकाउंटिंग नहीं करे तो क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग करना जरूरी थोड़ा ना है, और कैसे भी कर ले, क्या हमको आपको क्या मतलब है? दुकान उसकी, पैसा उसका, हम कौन होते हैं कुछ खाने वाले? जरा बात समझना सब लोग। कंपनी में क्यों है कि नहीं करना ही करना है? क्योंकि उसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। एक आम आदमी क्या जरूरत पड़ी हुई है भाई, वो कैसे भी अपनी अकाउंटिंग करे, तुम्हें क्या मतलब है? मैं ना करूं अकाउंटिंग, तुम्हें क्या मतलब है? तो वहां पे जब मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा, अदरवाइज देखने की जरूरत नहीं है। इसी को हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। एक पूरा चैप्टर है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। गलती से फर्स्ट में आ गया, वो 3rd चैप्टर है बेसिकली, ये 1st चैप्टर। तो सुना बच्चों ने ठीक से? क्या था ये?
ये था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्यों बनता है, कैसे बनता है और उसका स्टेटस क्या है। अब कहेंगे सर एग्जाम के हिसाब से बताओ क्या आता है, तो मैं कहूंगा कभी कभी 3 नंबर या 4 नंबर की थ्योरी आएगा, तो इन्हीं 6 स्टेप में से कोई आएगा, और वो भी हमेशा नहीं आता, वो भी हमेशा नहीं आता बेटा। बताइए कब आता है? कभी कभी, नॉट ऑलवेज। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पढ़िए तो नेक्स्ट पेज। नीड फॉर ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज तो पढ़ लिया, अब चलते हैं नीड फॉर ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये बेसिकली यहाँ का पार्ट नहीं है, ये पार्ट है सीए फाइनल का, लेकिन चूंकि आज नहीं तो कल आपको सीए फाइनल में जाना है, ये इंटर ही पढ़ना है जम के, तो वहाँ पे तो हमने अभी अभी आपको बताया था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फोटोकॉपी है जिसका नाम है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब सवाल उठता है कि हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात क्यों करते हैं? भाई हम दाल भात खा के खुश हैं, तो हमें पिज्जा बर्गर क्यों चाहिए? दाल भात खाओ। हम भोजपुरी के गाने सुन के एकदम खुश हैं, हमें इंग्लिश सीखने की क्या जरूरत है? पिया ले ले आई हो सिनुरा बंगाल से, हम यही गाने सुन के हैं, तो मैं चिप थ्रिल सुनने की क्या जरूरत है? प्लीज प्लीज, क्या जरूरत पड़ी हुई है? तो सुनिए, ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत है रेजिंग मनी फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। आप सब जानते हैं हमारे देश डेवलपिंग है, डेवलपिंग देश में कैपिटल एसेट्स के फॉर्मेशन की जरूरत होती है। मेट्रो बनाना है, बड़ी कंपनियां बनानी है, एआई की कंपनियां बनानी है, सेमीकंडक्टर चिप बनाना है, पैसा चाहिए। हमारे देश में इतना कैपिटल का फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है जैसे यूरोप, अमेरिका, जापान, वहाँ तो पैसा है, तो वो हमारे देश में पैसा लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो लगाएंगे तभी ना जब हम अपने बारे में उनको रिपोर्ट करेंगे। अब हम ऐसी लैंग्वेज में रिपोर्ट करें जो उसको समझ ही नहीं आए, तो फिर कैसे होगा? आप रेलवे स्टेशन पर जाके देखिए, भिखारी जो अंग्रेजों से भीख मांगते हैं, इंग्लिश में मांगते हैं। हम सही बताइए, एयरपोर्ट पे तो भीख मांगने नहीं देते वहाँ पे थोड़ा अलग एरिया होता है तो वहाँ जाने ही नहीं देते, लेकिन रेलवे स्टेशन पे मनाही है नहीं, लेकिन उनसे वो इंग्लिश में भीख मांगते हैं। ऑटो वाले भी उनसे मैडम कनॉट प्लेस, मैम कनॉट प्लेस, मैम इंडिया गेट, ऐसे बोलते हैं। हालांकि दोनों शब्द हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, लेकिन उनसे बोलते ऐसे हैं, तभी तो वो कुछ समझेगा बेचारा। तो तुम अमेरिकन फाइनेंशियल स्टेट में, सॉरी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा चाह रहे हो और बात कर रहे हो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, वो समझ पाएगा उसको? और समझेगा भी तो विश्वास कर पाएगा वो? हर आदमी अपनी चीज में विश्वास करता है। देखो जहां भी दो पंजाबी मिलेंगे, देखना 1 सेकंड में पहचान जाते हैं पंजाबी है ये, और तुरंत पंजाबी में शिफ्ट हो जाएंगे, 1 सेकंड में पंजाबी में शिफ्ट हो जाएंगे। उनको कंफर्ट लगता है, फिर एक दूसरे पे भरोसा बताइए ज्यादा करते हैं। सबके साथ है, अपने स्टेट, अपने कास्ट, अपने धर्म, रिलीजन, एक पहचान होता है ना बेटा, उस पहचान को देख के लोग खुश होते हैं, विश्वास ज्यादा करते हैं। जैसे हम लोग कई बार कैब में जाते हैं, तो कैब में कई बार कुछ बिहार के लोग मिल जाते हैं ड्राइवर, तो वो कोई शब्द पूछते हैं हमसे, एक टर्म भी बोलते हैं तो मैं पहचान जाता हूँ, ये तो अपने ओरी के बा, 1 सेकंड में। तो मैं भी तुरंत भोजपुरी में आया था, हाँ भैया कहा कहाँ के बड़ा, फिर होता था भैया हम तो मोतिहारी, तू मोतिहारी के, चल कहाँ मर्दे कब अला है कि नहीं? 1 सेकंड में हमने कनेक्शन जुड़ जाला। कैसे? ये हमारे साथ थोड़े ना है, दुनिया में हर आदमी के साथ है, दुनिया के हर आदमी के साथ है ये। तो देखो, हम उनकी लैंग्वेज में बात करेंगे तो भरोसा हम पे ज्यादा करेंगे, और भरोसा ज्यादा करेंगे तो क्या होगा बेटा? वो हमें पैसा देंगे।
तो अगर पैसा लेना है तो बोलिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। कंपेरेबिलिटी भी, अब मान लो रिलायंस इंडस्ट्री को तुम कंपेयर करना चाहते हो उसी तरह से जो और है ब्रिटिश पेट्रोलियम बीपी, तो भैया दोनों का स्टैंडर्ड तो सेम होना चाहिए ना। तो नीड महसूस की गई कि नहीं 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 नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब नेशनल नहीं होना चाहिए, अब कैसा होना चाहिए, इंटरनेशनल। ग्लोबल विलेज बन रहा है ना भाई हमारी कंट्री, पूरी वर्ल्ड ग्लोबल विलेज बन रही है। यहाँ से लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से कंपनियाँ यहाँ आ रही हैं, यहाँ का पैसा वहाँ का पैसा यहाँ, तो फिर बातचीत कैसे होगी। इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज इतना चल गया क्योंकि वो ज़्यादा फैला हुआ था, और ड्यू टू इंग्लैंड रूल। आगे आइए, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आजकल चल रहा है, मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल, ये भी देखते जाइए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले क्या था ना बेटा, एक कंपनी हुआ करती थी, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब तो आप जैसे मान लो टाटा सन्स का नाम सुना है किसी ने, टाटा सन्स एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसके सब जगह पे शेयर है। टाटा मोटर्स में है, अब टाटा मोटर्स का जगुआर मोटर्स में है, जगुआर मोटर्स का हो सकता है किसी और में हो। मतलब बड़ा क्या है, ये एक बड़ा ही अजीब सा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, बनाना सबका एक है। अब मान लो, सुनो, बाप हो इंडियन, ठीक है, मम्मी है साउथ अफ्रीका की, बच्चा पल रहा है इंग्लैंड में, अब सब अलग अलग लैंग्वेज में बोल रहे हैं, तो फैमिली डिनर में फिर बात ही नहीं बनेगी। तो एक कॉमन लैंग्वेज फैमिली की तो होनी चाहिए ना। हम लोग शुरू से रहे शहर में, तो शहर में रहे तो शहर में हमारे यहाँ हिंदी ठीक ठाक चलता है, स्कूल में ठीक ठाक चलता है, तो हम लोग बोलते हैं हिंदी। हमारे बच्चे दिल्ली में हुए तो जाहिर है वो तो हिंदी इंग्लिश ही बोलेंगे। लेकिन हमारी मम्मी जो थी वो गांव की थी, वहीं पे ग्रोन अप हुई, तो आज भी भोजपुरी बोलती हैं। तो हम लोग जब एक साथ खाना खाते हैं तो हम लोग भी भोजपुरी बोलते हैं ड्यू टू मम्मी, ताकि वो भी सहज महसूस करें। ऑल्दो मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, हमारे बच्चे भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ है तो फिर वैसे ही बात करते हैं, तभी तो समरसता बनेगी। इसीलिए बेटा, चूंकि अब फिनेंशियल स्टेटमेंट अब बड़ा, पहले दिक्कत नहीं थी, पहले तो गांव में पैदा होते थे वहीं मर जाते थे, बात खत्म। जो लोग गांव में पैदा हुए और वहीं मर गए, वो जीवन भर भोजपुरी मैथिली या हरियाणवी बोलते रहे, जो जहाँ पैदा हुए, उनको अभी हिंदी की जरूरत ही नहीं हुई। लेकिन अब तुम मान लो कि गांव के भी और हिंदी, तुम दिल्ली में आ गए तो हिंदी तो बोलना पड़ेगा ना भाई, नहीं बोलोगे तो धीरे लोग सिखा देंगे आसपास के लोग। मम्मी हमारे शुरू शुरू में आई तो हमारे बच्चे ग्रोन अप हो रहे थे तो आपस में लड़ाई कर लेते थे, मोहल्ले के बच्चों से बड़ा मजा आता था, क्योंकि मम्मी गाली देती थी भोजपुरी में, उसकी दादी अम्मा गाली देती थी हरियाणवी में, चाहे जो भी लैंग्वेज है, एक दूसरे की लैंग्वेज किसी को समझना है, समझ आए तो और लड़ाई होती। ये अच्छा था कि दोनों में से किसी को किसी की लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, ठीक है कि नहीं। चलिए जो भी है, तो इस तरह से वैसे ग्रुप रिकंस्ट्रक्शन, बिजनेस एक्विजिशन। अब देखो ना, बड़ा छोटा सा एग्जांपल बताता है, टाटा मोटर्स ने जगुआर मोटर्स को परचेज कर लिया। जगुआर मोटर्स यूरोप में था, टाटा मोटर्स इंडिया में था। इसका अगर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हो, उसका यूरोपियन से हो, तो मर्जर कैसे करोगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाओगे, सोच के देखो। टाटा टी इंडिया में था, टेटली था अमेरिका में, टाटा टी ने टेटली को खरीद लिया। अब जो नया बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा, जरूरी है ना कोई ऐसा हो जो बताइए ग्लोबल हो। तो पहले क्या करते थे मैं बताता हूं, पहले क्या करते थे कि या तो इसको उसमें कन्वर्ट करते थे या उसको इसमें कन्वर्ट करते थे, फिर मिलाते थे, फालतू का मेहनत लगता था, काम लगता था। इसीलिए भारत सरकार ने कहा कि नहीं, हम अपने देश में कौन सा लाएंगे, ग्लोबल लाएंगे। भाई जब हम ग्लोबली जुड़ ही गए हैं तो अब लैंग्वेज भी हमारी कॉमर्स की लैंग्वेज कौन सी होगी, ग्लोबल लैंग्वेज होगी। और इसीलिए इंडिया ने बताइए क्या कहा कि हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाएंगे। तो चलिए जरा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझ लेते हैं, फिर इंडियन बात करेंगे। देखिए जून 73 पहली बार बना ग्लोबल लेवल पे, ध्यान से सुनना मैं बोल रहा हूं, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी
फुल फॉर्म चाहो तो लिख सकते हो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। ये बड़े बड़े कंट्रीज का बना, उस समय तो भारत बहुत ही गरीब था। ये इस समय बना यूरोप और अमेरिका के देशों को मिला के, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि जर्मनी का अलग है, फ्रांस का अलग है, इंग्लैंड का अलग है, अमेरिका का अलग है, कनाडा का अलग है, तो बात बन नहीं पा रही है। क्योंकि वही इंडस्ट्रियल स्टेट, तो हम लोग तो प्राइमरी इकोनॉमी थे, आपको पता ही होगा, 73 में खेती करते थे, उसी में दिक्कत हो जाती थी, फैक्ट्रियां थी नहीं हमारे यहाँ, तो हम लोग इसके पार्ट नहीं थे। ओके, और उन्होंने क्या बनाना शुरू किया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये काम चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर आ गया टेक्नोलॉजी, इंटरनेट। इंटरनेट ने एक दूसरे कंट्रीज को थोड़ा जल्दी नजदीक ला दिया, क्योंकि आप यहां बैठ के अमेरिका में बिजनेस कर सकते हैं, अमेरिका में बैठ के इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं। तेजी से ग्लोबलाइजेशन हुआ, पढ़ा होगा आपने इकोनॉमिक्स में। ट्रेड बैरियर कम किया गया, WTO पढ़ा इकोनॉमिक्स में, तो WTO ने बैरियर को कम किया, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैपिटल का फ्लो थोड़ा तेज हो गया। तो महसूस किया गया कि नहीं यार, अब ना केवल यूरोप और अमेरिका मतलब वर्ल्ड नहीं है, अब इसमें चाइना भी होना चाहिए, इंडिया भी होना चाहिए, ब्राजील भी, जापान तो पहले से था, ब्राजील भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भले डेवलप कंट्री ना सही, लेकिन डेवलपिंग तो हो ही गए थे, हमारे फैक्ट्रियाँ खुलने लगी थी, तो हमें भी उसमें शामिल किया गया, फैमिली को बड़ा बनाया और नाम बदल के बताइए क्या कर दिया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसको बोर्ड बोलते हैं, बोर्ड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे तुच्छे क्वेश्चन तो नहीं आते इंटर लेवल पे, लेकिन कभी आ जाए तो याद रखिएगा। और जब उन्होंने बनाना शुरू किया तो उसे क्या नाम दिया, इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। कुछ नहीं बदला, बस ये ए की बजाय FR हो गया। तो नाम याद करने में दिक्कत हो तो यहाँ रखिएगा A फॉर अकाउंट और यहाँ पे FR फॉर फिनेंशियल रिपोर्ट। और आज भी यही IFRS चल रहा है, पहले IAS चलता था, अब IFRS। उसमें भी थोड़ा कॉन्सेप्ट है, जो IAS बना हुआ है, अगर उसके ऊपर कोई IFRS नहीं आया तो आज भी IAS लागू है। लेकिन अगर कोई नया बन गया तो पुराना वाला का असर बताइए खत्म हो जाता है, और तब वो एस ना कह के उसे क्या बोलेंगे, IFRS बोलेंगे। तो आज भी एस का एग्जिस्टेंस है, क्योंकि अभी IFRS नहीं बना तो भाई यही थोड़ा ना कि कोई काम ना हो तो पहले वाला छोड़ दो, पर नया बनाओ तब ना पहले वाले को छोड़ेंगे। ठीक है, अच्छा IFRS में जानते हैं क्या है बेटा, पढ़ना बड़ा खूबसूरत, हालांकि अभी थोड़ा जल्दी है, आज एक ही दिन में AS IAS सब बात हो रही है, लेकिन चैप्टर में है तो बताना जरूरी है। देखो ये ना प्रिंसिपल बेस सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, दे एस्टेब्लिश ब्रॉड रूल्स रादर देन डिक्टेटिंग स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। इंडेस पढ़ेंगे हम लोग, इंडेस मतलब इंटरनेशनल ही है। उसमें जानते हो अकाउंटिंग कैसे कराई जाती है, उसमें अकाउंटिंग ना ब्रॉड रूल बनाया जाता है। ये कभी नहीं उसमें बोलेगा कि नहीं इसको तुम PL में डालो, इसको बैलेंस शीट में डालो, ऐसे नहीं। वो बोलेगा PL में कब डालो और बैलेंस शीट में कब डालो। जैसे छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, पहले हमारे इंडिया में चलता था कि भाई डिप्सन के कई तरीके हैं, WDV स्ट्रेट लाइन, ये मेथड, जैसा कंपनी चाहे वैसा कर सकती है। एक बार सेलेक्ट करना है, जो सेलेक्ट कर लिया उसको फॉलो करना है। अब ऐसा नहीं है, अब इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन WDV। पता है इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है मेथड ऑफ डिप्सन। सुनना ध्यान से, फाउंडेशन में पढ़ा होगा आपने, मेथड ऑफ डिप्सन शुड बी एज पर द पैटर्न ऑफ एक्सपेक्टेड यूज ऑफ द एसेट। कि एसेट से जिस तरह का बेनिफिट मिलने की उम्मीद है, डिप्सन मेथड उसी तरीके से होगा। गौर से देखिए, बांध भी दिया और खुला भी छोड़ दिया, मेथड नहीं बताया कि स्ट्रेट लाइन करना है कि WDV करना है, लेकिन आपको बांध दिया। क्या बांध दिया, कि जैसा एसेट से बेनिफिट मिलने की उम्मीद हो, अगर इक्वल मिलने की उम्मीद हो तो ऐसा मेथड लो जिसमें इक्वल डिप्सन हो, इसका नाम SLM है। अगर धीरे धीरे कम होने की उम्मीद हो बालक, तब बताओ WDV, उसमें फिर WDV की कहानी चलेगी। अगर आपको लगता है कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, तो मशीन आवर या कुछ ऐसा तरीका चलता है ना, तो आपने
नहीं समझ पाए ना? देखो पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। पहले होता था कि मेथड बताते थे, अबे तुझे स्ट्रेट लाइन करना है, तुझे डब्ल्यूडीबी करना है। अब कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हम कौन होते हैं कहने वाले, हम आपको एक तरीका बताते हैं, जो सूट बैठे हो कर लो। इसे क्या है, भारत में कुछ और, पाकिस्तान में कुछ और, कहीं भी कुछ और है, लेकिन ब्रॉड तो वही है। ब्रॉड रूल क्या है कि एसेट से मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट के पैटर्न के बेसिस पे मेथड ऑफ डिप्शन होगा। और ये भी लिखा है हर साल के लास्ट में रिव्यू करो कि पैटर्न तो कहीं नहीं बदल गया। अगर पैटर्न बदल गया तो मेथड भी अपने आप बदल लो। तो इसने समझिए कि आपको बांधा भी नहीं और बांध भी दिया। ये एक ऐसा फ्लेक्सिबल बंधन है जो परिस्थिति के अनुसार, बताइए क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेन तो हमारा यही काम है ना भाई, कि डिप्शन को बेनिफिट से मैच करना, कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम आपको 6 महीने के टाइम है, आराम आराम से बताएंगे कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की यही खूबी है कि वो स्पेसिफाई नहीं करता। जैसे होता है ना कि भाई मुझे तुम बियर पिलाओ, और एक होता है कि नहीं कोई बढ़िया चीज पिलाओ जिससे रोम रोम फड़क जाए। दोनों में फर्क है। एक में मैंने स्पेशली बोला कि बियर ही पिलाओ, और एक में मैंने कहा कि भाई कोई ऐसी चीज पिलाओ जिससे एकदम मन मयूरा नाच उठे। ठीक बात है। तो मैंने आपको स्कोप दे दिया, आप बियर नहीं है, नहीं है बियर, कोई बात नहीं, पेप्सी, ये क्या बोलते हैं, अरे यार कुछ याद ही नहीं आ रहा मुझे, रम है लाला, वो भी नहीं है, अच्छा विस्की है सिंगल माल्ट, ले आ। तो क्या सुना आपने, मैंने आपको लिबर्टी दी कि भाई कोई ऐसी चीज लाओ जिसमें इंटॉक्सिकेशन हो, जिसमें अल्कोहल हो, बिना अल्कोहल है। ठीक है, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया। एक होता है मुझे नारंगी खिलाओ और एक मुझे बढ़िया सा फल खिलाओ, दोनों में फर्क है। नारंगी में नारंगी हो गया, बढ़िया सा फल, मतलब थोड़ा बहुत आसपास भी चलेगा। अब ऐसा क्यों बोला, ऐसा मान लो किसी देश में नारंगी होता ही ना हो, कहां से लाएगा बेचारा, इसलिए बढ़िया सा फल खिलाओ। फल तो हर देश में होता है, नारंगी ना सही कोई और। ये इसलिए है बेटा कि कितनी भी कंट्रीज हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, हम सब अलग अलग हैं ना भाई। कहने को हम सब इंसान हैं, कहने की सोसाइटी है, लेकिन सब जगह की सोसाइटी अलग है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अलग है। तो इसमें थोड़ा लचीलापन है, इसमें थोड़ा लचीलापन है कि भाई आप एडजस्ट कर जाओ बस। बट इसके बावजूद भी सिस्टम नहीं बदलो, सिस्टम वही रहेगा। तो बड़ा मजा आएगा, सीए फाइनल में बातें हम लोग पढ़ेंगे, सो दैट दे कैन बी अप्लाइड, बताइए कहाँ, इन डाइवर्स सिचुएशंस प्रिवेलेंट इन डिफरेंट नेशंस। अब स्टेट की बात नहीं है, शहर की बात नहीं है, अब किसकी बात है, नेशंस की, नेशंस की बात है। वो भी हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान एक जैसा हो, लेकिन इंडिया ब्राजील तो बहुत अलग हो सकता है, इंडिया मैक्सिको तो बहुत अलग हो सकता है। ठीक है कि नहीं, आ गया। अब देखिए, ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम हमने जान लिया, उसमें क्या है ये जान लिया। अब हर देश से रिक्वेस्ट की गई कि देखो भाई अगर चाहते हो ग्लोबल दौड़ में शामिल होना, देखो तुम्हें दुनिया से मतलब नहीं है तो हम कुछ नहीं कर रहे, फिर तो तुम्हारी जिंदगी है, संप्रभुता नेशन हो, सोवरेन कंट्री हो, हम क्या ही कर सकते हैं। आपको तो पता ही है कोई देश किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता किसी बात के लिए, हम भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ग्लोबल बेनिफिट का फायदा उठाना चाहते हो कि आपकी कंपनियां भी बड़ी बने, बाहर की कंपनियां भी आपके यहाँ आए, रोजगार बढ़े, तो देख लो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से फिट करो, मतलब हमारा इंजन है, अपना डब्बा लगाओ इसमें। तो देशों ने दो अप्रोच अपनाया। एक अप्रोच अपनाया जिसको बोलते हैं एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब है कि जैसा है एज इट इज अपने देश में लागू कर दो, ये सबसे बढ़िया बात होगी, ताकि इन्वेस्टर का भरोसा एकदम बढ़िया रहे। जैसे पाकिस्तान ने यही किया, असल में उनको ये समझ ही नहीं आया, तो उनका सच जो आपने बनाया तो ठीक ही होगा। ठीक है कि नहीं, तो पाकिस्तान वालों ने कहा कि नहीं, वेल बॉयज प्लेड वेल, ठीक है कि नहीं, योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ग्रेट, वी अडॉप्ट इट, आमीन। ठीक है, लेकिन इंडिया में तो आपको पता ही है, उंगली करने की आदत है। असल में इंडिया एक बड़ा कंट्री है,
अभी मैंने कहा ना कि साउथ में बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, नॉर्थ में कम पढ़ रहे। एक समय था नॉर्थ में ज़्यादा पढ़ते थे, साउथ में नहीं पढ़ते थे लोग। अभी उल्टा हो गया है, समय समय पे ऐसा होता है। तो हम बड़ी कंट्री है, हमारा प्यास नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे अलग बाजार है। हमारे पास हरियाणा है, इनका अलग ही रंग ढंग चाल चलन है। पूरा देश एक तरफ तो हरियाणा दूसरी तरफ, ठीक है कि नहीं। हमारी तरफ उड़ीसा है जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ही कम है, बिहार है जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ही नहीं, है ही नहीं, वहाँ पे कुछ है ही नहीं। चले जो भी है, मोदी जी गए विकास लाएंगे, विकास लाएंगे। विकास 10 साल 12 साल का हो गया, अभी वहां कुछ हुआ नहीं, खाली विकास ही हुआ है। चलिए जो भी है, जो भी है। तो इंडिया बड़ा देश होने के चलते हुआ कि हम एज इट इज नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक है ही नहीं। अभी सर गए थे, आपके लॉ वाले सर अपने बच्चे का एडमिशन कराने चेन्नई। वो बोले सर हमें खाना ही नहीं समझ आया वहां। नहीं डोसा वोसा तो खैर है, लेकिन बोले खाना का टेस्ट ही अलग है वहाँ, मसाले अलग इस्तेमाल हो रहे हैं, चीज़ें अलग हैं। हम तो बड़ा दुखी हो गए, मतलब हमारा बच्चा पता नहीं कैसे पढ़ेगा वहाँ। अब 6 महीने रह के बच्चा यहाँ है अब, और यहाँ बोल रहा है यहाँ का खाना ही अलग है। अब उसको यहाँ का नहीं समझ आ रहा, क्योंकि क्योंकि दोनों ही बाजार अलग है। तो अपने देश में इतनी विविधता है कि हुआ कि भाई देखो ये एज इट इज तो नहीं लगेगा। तो हुआ कि अच्छा एक काम करते हैं, हम हाई क्वालिटी कंपिटेबल स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं, दैट वुड बी एलिग्नेटेड विथ IFRS विथ सर्टेन एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस रखेंगे, अदरवाइज हम बिल्कुल उसी के जैसा बना लेते हैं। देखो कन्वर्स का मतलब होता है आप यहां हैं हम यहां हैं, ठीक है। आप 2 कदम आप चलिए, 2 कदम हम चलते हैं, मिलके कोई एक मीटिंग पॉइंट बना लेते हैं, इसे बोलते हैं कन्वर्ज होना। जैसे आपने पुराना अगर देखा हो रामायण, तो राम जी एक तीर छोड़ते थे और पीछे से गाना शुरू हो जाता था, ठीक बात है कि नहीं। और रविंद्र जैन का गाना शुरू होता था, उसको देख के रावण जी एक तीर छोड़ते थे, और दोनों तीर जब तक गाना खत्म ना हो तब तक हवा में आग छोड़ता रहता था। देखा आपने पुराने वाला रामायण। और लास्ट में गाना खत्म होते ही लड़ता था और नीचे दोनों तीर गिर जाते। तो जो लड़ रहा है वही पॉइंट है कन्वर्ज होना। जहां पे देखो ना, उस सड़क के उस पार वो खड़ी थी, सड़क के इस पार आप खड़े थे, आपने उनको देखा उन्होंने देखा, 2 कदम आप उधर बढ़े, 2 कदम वो इधर बढ़ी। नहीं 2 मिनट के बाद, नहीं 2 मिनट के बाद सड़क के उस पार आप खड़े थे, सड़क के इस पार वो खड़ी थी। कन्वर्जन ही नहीं हो सका, दोनों को ज्यादा ही जोश में थे। तो यहां पे ये कि दोनों मिलके एक कॉमन पॉइंट पे आ जाएं। हाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन रहेगा, जैसे देखो टर्मिनोलॉजी, अभी भी टर्मिनोलॉजी में फर्क है। हम फिक्स एसेट बोलते थे ना, वो बोलते थे PPE, तो हमने बदल लिया। लेकिन अभी भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलते हैं, हम बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारे खून में बस गया है, बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, वो बैलेंस शीट बोलते ही नहीं। हम बोलते थे PL अकाउंट, वो बोलते थे स्टेटमेंट ऑफ PL। अब हमने भी स्टेटमेंट ऑफ PL, जहां तक हो सकता है वहां चीजें हमने क्या करी, अपना ली। लेकिन जो हमें लगा नहीं आ रही है तो हम कर ही नहीं सकते, तब बताइए, तब हो गया कन्वर्सन। अब मान लो कि भाई उनके रहन सहन के चलते बोल रहे हैं लस्सी नहीं पीना है, लस्सी थोड़ा ना छोड़ देंगे बे, हम तो लस्सी पियेंगे। तो जहां हमें लगा कि हम नहीं चेंज कर सकते हैं वहां हमने चेंज नहीं किया, और जहां लगा हम चेंज कर सकते हैं चेंज कर लिया। उसके पीछे कारण ये है कि डिफरेंस इन बताइए, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, टर्मोलॉजी अलग अलग है, तो थोड़ा सा डेविएशन की बात है। एक हुआ कार्व आउट और एक है कार्व इन। कार्व आउट का मतलब होता है डेविएशन इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टेटेड इन IFRS। वो कह रहा है ऐसे चलना है, हम कह रहे हैं ऐसे चलना है। बड़ा खतरनाक बात है ये। ऐसा हो गया तो फिर कैसे बोलेंगे कि हमने इंटरनेशनल अकाउंटिंग कर लिया। तो आपको बता दूं मैं, पूरे इंडेस में 2-4 जगह ही थोड़ा सा भेदभाव है, और पढ़ेंगे इकोनॉमिक गतिविधि के चलते ऐसा है।
हमारा अलग तरह से, मतलब वो सेटअप है फाइनेंशियल उनका अलग तरह से। तो वहीं पे बहुत रेयर से रेयर एक्सेप्शन में कार्व आउट है। हाँ, कार्बिन है। कार्बिन का मतलब समझ रहे हो? आईएफएस में नहीं कुछ लिखा है, हमें लगता है कि होना चाहिए, तो हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो यहाँ पे घटाने की बात है, और यहाँ बताइए कि कुछ उनकी चीजें हमने छोड़ दी, तो उसको बोलते हैं कार्व आउट। जैसे देखो फल लिया, एक तरफ थोड़ा दाग लगा हुआ है तो काट के फेंक दिया, नहीं करते हैं, और बाकी आम खा जाते हैं, बाकी अमरूद खा जाते हैं। जैसे होता है ना, अमरूद के ऊपर चित्ती पड़ा हुआ है, तो अब उसको दांत से काट के या चाकू से काट के क्या करते हैं, फेंक देते हैं, बाकी तो ठीक है यार खा जाओ। केले में ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। केला कई बार तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार ऊपर या नीचे थोड़ा दाग आ जाता है, काला हो जाता है, तो अब क्या करते हैं, पूरा केला फेंक देते हैं? नहीं, उतना हिस्सा हटा देते हैं और बाकी हिस्सा खा जाते हैं। ये क्या था, कार। लेकिन आपने क्या बोलते हैं वो अमरूद लिया, काटा, उसके अंदर मिर्च घुसेड़ा, नमक लगाया और फिर खाया। बताइए क्या है, ये कार्बिन है। आपको प्लेन अमरूद नहीं खाना, आपको मसाला अमरूद खाना है, ठीक है? ये वही है। ये कौन सी चीज थी, कार्बिन। मोमोज बना, आपको नहीं समझ आया, आपने साले को तंदूर में डाल दिया, आपने तल दिया, आपने रोस्ट कर दिया, आपने उसके ऊपर ढेर सारा वो ग्रेवी डाल दिया। ग्रेवी मोमो आता है ना, बताओ ये सब क्या है? बेसिकली है तो मोमोज ही, लेकिन आपने उसके वैरायटी, रूप रंग बदल दिया थोड़ा मजे के लिए। यही कहलाता है कार्बिन। चलिए अब इंडिया में देखिए हुआ क्या, दो सेट है, आप तो समझ रहे, एक कौन सा है एस और एक कौन सा है इंड एस है। अब सुनिएगा, इंड एस क्या है, दे आर कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कन्वर्जन क्या होता है मैंने बताया, एज इट इज मानने को कन्वर्ज नहीं करते, थोड़ा चेंज करके जो होता है उसको कन्वर्ज बोलते हैं, लेकिन होता वही है। इशूड बाई, बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट। कह रहे मोमोज को तंदूर में डाला है तो मोमोज ही, लेकिन थोड़ा रूप बदल दिया हमने, हल्का सा थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे चाइना वगैरह में जो चाय पीते हैं उसमें दूध का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इंडिया में अगर दूध वाली चाय ना मिले तो कई लोग बगावत कर दें, घर में मारा मारी की नौबत आ जाए, क्या बना दिया ये, ग्रीन टी क्या चीज़ है? अगर आपने मेहमान को पिला दिया दोबारा आपके घर नहीं आएगा। अगर आपने ग्रीन टी पिला दिया दोबारा नहीं आएगा, ब्लैक टी पिला दिया दोबारा नहीं आएगा। नींबू वाली चाय कंजूस है ये लोग, इनको दूध नहीं हो रहा। ठीक बात है कि नहीं? चलिए जो भी है, आगे आइए। अंडर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ एएसबी, ठीक है? मैं गाय कहीं कह रहा था बे, एंड इन कंसल्टेशन ऑफ, भैंस भी चलेगा, कंसल्टेशन विद नफरा। उन्होंने उस का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था उसको धीरे धीरे बताइए क्या करना शुरू किया, थोड़ा सा अपने अनुसार ढालना उसको शुरू किया। ठीक बात है। जैसे आपने पता नहीं देखा हो, कुछ यूट्यूब पे अंग्रेज हैं जो भोजपुरी में रील बनाते हैं, देखा है किसी ने? एक कोई अंग्रेज टाइप का दिखता है लेकिन रील बनाता है भोजपुरी में, उसका मतलब ठीक ठाक व्यू है, जो भी नाम है, रहता भी यही है, तो फिर वो अंग्रेज कैसे दिखता है? कुछ गड़बड़ हो गया होगा। चलो जो भी है, ठीक है कि नहीं, आ जाओ। तो इन्होंने धीरे 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 बनाना शुरू किया, और सुनो सुनो, उसका नाम वही रखा। सुना आपने ठीक से? मतलब अगर वहां लिखा है बोरोइंग कॉस्ट तो हम भी लिखेंगे बोरोइंग कॉस्ट, वहां लिखा है एम्प्लॉय बेनिफिट तो हमारा नाम भी वही होगा। और मजे की बात सुनो, नंबरिंग का ध्यान दो, जो IAS के अनुसार है उसका नंबर तो सेम है। जैसे IAS 1 है तो हम रखेंगे इंड एस 1, IAS 2 है तो हम रखेंगे इंड एस 2, IAS 7 है तो हम रखेंगे इंड एस 7, इंड एस 7। लेकिन जो IFRS है उसमें 100 जोड़ दिया। जैसे IFRS 3 है तो हमारे यहाँ क्या बोलेंगे, 103। IFRS 10 है तो हम क्या बोलेंगे, 110। IFRS 15 है तो हम क्या बोलेंगे, 115। IFRS 16 है तो हम बोलेंगे 116, ताकि पहचान में आ जाए, अच्छा ये AS वाला है और ये IFRS वाला है। लेकिन नाम हर केस में सेम होगा, नाम सेम होगा, नंबर भी मैं कहूँगा सेम होगा, बस वो 100 का एडिशन कर दिया गया। ठीक बात है।
उम्मीद है थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है। बेटा आइडिया ही लेना है और कुछ नहीं करना। और ध्यान रखो, मैं कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा रहा जो मुझे अलग से जोड़ना पड़े, सब स्टडी में दिया है। आज घर जाके अपना स्टडी मटेरियल देखना या डाउनलोड करके देखना, सेम टू सेम यही बातें दी गई, बस मैंने उसको थोड़ा ढंग से प्रेजेंट कर दिया है। मैंने कहा था ना मैं ये क्या बोलते हैं स्टडी मटेरियल 100% कवर करूंगा, इसीलिए बोला था। और थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन भी आता है, कराऊंगा, चिंता ना करो। अब इंडिया में इन डेज का रोड मैप क्या है? रोड मैप समझते हो? टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम कैसे कैसे चीजों की तरक्की हुई। जैसे इंटरनेट में बताता हूँ, 96 में जब मैं सीए फाइनल कर रहा था तो सीए इंस्टीट्यूट में एक एलोकेशन कॉन्टेस्ट होता है स्टूडेंट का। पहले रीजनल लेवल पे होता है, फिर नेशनल लेवल पे होता है। तो मैंने दिल्ली में रीजनल लेवल पे टॉप किया, तो मैं गया मुंबई। उसकी कोई फोटो दिखाऊंगा, मैं पतला दुबला था, कभी मेरे कोई फोटो अगर अवेलेबल हो तो मैं जरूर दिखाऊंगा। तो मैं गया मुंबई, तो मेरा टॉपिक यही था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मैं खूब लंबा चौड़ा जो ये आने वाले थे उनके बारे में मैंने रिसर्च किया लाइब्रेरी में और पूरा पढ़ के गया। मैगजीन वगैरह में जैसे इनकम टैक्स वगैरह कंसोलिडेशन जो इंडिया में उसमें आया नहीं था। हम लोग फाइनल में थे ना, तो यहाँ पे 15 एएसी थे, बाद में आए हैं 14, तो उनको हम तैयार करके गए, बढ़िया मैंने दिया। लेकिन एक चेन्नई की लड़की आई थी, उसने इंटरनेट के बारे में बताया। हम लोग कंप्यूटर सीख रहे थे, कंप्यूटर हमारे ऑफिस में आ गया था, कंप्यूटर क्या होता है हमें पता था, हम लोग टैली वैली ठीक ठाक कर लेते थे। 96 की बात बता रहा हूँ। लेकिन इंटरनेट को बस इतना सुना था कि इंटरनेट ऐसी चीज होती है इसमें टेलीफोन की तरह तार जुड़ता और कहीं का डाटा कहीं। उस लड़की ने पूरा इंटरनेट के बारे में बताया और इम्पैक्ट ऑन अकाउंटिंग प्रोफेशन बताया कि इंटरनेट से क्या होगा। तब पहली बार, क्योंकि मैं बहुत ध्यान दे रहा था उस पर, तो मुझे थोड़ा सा उसकी बात सुननी पड़ी। हाँ, फिर इंस्टीट्यूट ने हम लोग को पैसे भी दिए थे, हम लोगों ने पार्टी भी करी, 2 दिन मुंबई घूमा सब साथ ही, मतलब ठीक ठाक व्यवस्था किया था इंस्टीट्यूट ने। वो 2-3 बाद हम लोग आए थे। करना चाहिए आप लोग को भी, कभी कैसा मौका मिले इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में, तो थोड़ी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट भी होता है और थोड़ी बोरियत से आप दूर हो जाएंगे। क्योंकि पढ़ाई देखो एक बोरिंग काम है और बोर होके ही करना, ज़्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। तो उसने इंटरनेट के बारे में बताया। 96 की बात है। पहली बार 98 में लक्ष्मी नगर में साइबर कैफे खुला, तब मैं सीए था। स्पेशली मैं देखने गया कि अच्छा ईमेल नाम की कोई चीज होती है, और मैंने बनाया CA भगवानलाल @hotmail.com। वो जीमेल नहीं था ना उस समय, जीमेल था ही नहीं तो क्या बनाता, हॉटमेल बनाया, ठीक है। और मैंने ऐसे ही अपने किसी दोस्त को ईमेल किया, हाय हेलो कैसे हो, कोई काम था नहीं हम लोगों को। फिर उसके बाद 2000 आया, फिर जगह जगह साइबर कैफे खुलने लगा, एकदम धड़ाधड़ साइबर कैफे खुलने लगा। फिर 2004-05 आया तो थोड़ा बहुत काम हुआ। 2013 में टॉपर्स में नेट लगा। वो भी इसलिए नेट लगा कि हम लोगों ने शुरू किया था सैटेलाइट वाला बिजनेस। तब यूट्यूब वगैरह क्या होता हम लोग को बहुत ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि हम लोग के फ़ोन में वो सब आता नहीं था, इंटरनेट बड़ी मुश्किल से चलता था। फिर 2014 में आया स्मार्टफोन, मैंने पहली बार खरीदा। फिर मैंने व्हाट्सएप पे पहली बार अकाउंट खोला, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि उस पर आप फोटो भेज सकते थे, फोटो मंगा सकते थे, कई तरह की बातें थी। तो 2014 में हमने पहली बार खोला इंटरनेट। उसके बाद 16-17 में यूट्यूब आने लगा, जब जियो आया। ये क्या मैं बता रहा हूँ आपको, रोड मैप, इंडिया में इंटरनेट का रोड मैप। अब देखो एजुकेशन और बाकी चीज़ों में तो बहुत ही तरक्की हो गई 2025 आते आते। इसी तरह से देखिए 2000 में तो IFRS बन गए थे, हम मेंबर हो गए थे उसके, बताया था ना मैंने, कमेटी का मेंबर हो गए थे। 2002 में G20 आपने देखा होगा, अभी इंडिया में हुआ था, G20 की मीटिंग हुई, G20 में इंडिया भी है। उस मीटिंग में मिनिस्टर्स लोगों ने बैठ के बात करी कि नहीं यार, अब हम लोग इस तरह से दुनिया से अलग थलग नहीं रह सकते, हमें दुनिया के साथ क्या करना पड़ेगा, जुड़ाव करना ही पड़ेगा। तो इंडिया के जो उस समय मिनिस्टर थे जो गए थे वहाँ, कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने उस पर साइन किया कि हम लोग अपने देश का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके अनुसार
आपके अनुसार नहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड के अनुसार हम करेंगे। तो 2006 में सीए इंस्टीट्यूट ने इनिशिएशन किया। एस बोर्ड में अलग से हुआ कि नहीं भाई अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो ठीक है, लेकिन इनका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, और उसमें डिसाइड किया गया कि हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे, क्योंकि अडॉप्शन हमें फिट नहीं बैठेगा। आपको पता होगा हॉलीवुड की इंडिया में फिल्म जब डब होती है तो खाली हिंदी में नहीं होती है, तेलुगु में भी होती है, तमिल में भी होती है, मलयालम में भी होती है, पंजाबी में भी होती है, स्पाइडरमैन तो भोजपुरी में भी होता है। अरे मुजफ्फरपुर जवाहर टॉकीज में भोजपुरी में लगता है स्पाइडरमैन, हो सकता है बंगाल में बंगाली में लगता हो। तो जब हमारा इतना विशाल कंट्री है तो हुआ कि हम कन्वर्ज करेंगे। हाँ हाँ सुनिए, सुनो इधर आओ, तो हम कन्वर्ज करेंगे, आइए रहिए। तो धीरे 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 करते करते इन्होंने बनाया, 10-11 तक इन्होंने बना लिया था। तो असल में नहीं, ऐसी चीज़ों में टाइम तो लगता ही है। तो उन्होंने 12-13 में अनाउंस किया कि देखो 15 से इसे वॉलेंटरी जिसको भी अडॉप्ट करना है कर ले। वॉलेंटरी मतलब हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, जिसको अडॉप्ट करना है कर ले, क्योंकि आगे तो करना ही करना है। और फिर उन्होंने 16 में कहा कि भैया, मतलब 16 नहीं पहले ही बता दिया कि 1/4/16 से क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी फेज 1, फेज 1 मतलब कुछ कंडीशन लगाई, और 17 से मैंडेटरी फेज 2। तो अभी जो सिचुएशन है वो 2017 वाली है। 1/4/2017 से जो बैलेंस शीट मतलब जो अकाउंटिंग शुरू हुई वो इन डेज के अनुसार होनी चाहिए। तो फिर से देखो 15 में वॉलंटरी, 16 में कुछ बड़े बड़े लोगों को, और 17 में बताइए ज़्यादा बड़े लोगों को। अभी भी छोटे पे लागू नहीं है। तो एक काम करें, फेज 1 में किसको बोला और फेज 2 में किसको बोला वो पढ़ लें, ठीक रहेगा। चलो फेज 1 में किसको बोला, फेज 1 में बोला कि जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, बताओ स्टॉक एक्सचेंज पे कौन सा लिस्टेड होता है, बड़ा कंपनी है। और केवल लिस्टेड होना नहीं, छोटी छोटी भी हो जाती है कई बार, जिसका नेटवर्थ कितना हो, 500 करोड़ या मोर हो, तब करेंगे। और मान लो लिस्टेड नहीं भी हो तुम, लेकिन 500 करोड़ या मोर हो तो करो यार। कहने का मतलब है 500 करोड़ या मोर जिसका नेटवर्थ यानी कि कैपिटल हो, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, उसको करना ही पड़ेगा। और इन कंपनियों की जितनी भी सब्सिडरी होल्डिंग ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट्स है सबको करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कंसोलिडेशन होना है। अब बेटी की लैंग्वेज अलग हो, बाप की अलग हो, तो फिर फैमिली में बात कैसे होगी। तो हुआ कि भले आपका बेटा छोटा है, पोता छोटा है, लेकिन सबको बताइए आप उसी तरीके से करेंगे जैसे बाप का हो रहा है। ठीक, आगे आइए, ये कौन सा था फेज, तो हम फेज 1 को ऐसे कर सकते हैं 500 करोड़ या ऊपर और उसकी सारी होल्डिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट। लेकिन 1 साल मौका दिया। अब देखो होता क्या ना, नई चीजें सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। धीरे 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 एक समय आया था कि हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन हम लोग यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, जबकि मोबाइल फोन तो बहुत पहले से था हमारे पास। 14 में मैंने व्हाट्सएप भी कर लिया था, 15 में यूट्यूब का रील बना रहा था मैं। लेकिन जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ तब तक यूपीआई का पेमेंट हम लोग सीख नहीं पाए। फिर डरते डरते 17-18 में हम लोगों ने पेटीएम डाउनलोड किया, उसको अपने सेविंग अकाउंट से लिंक किया। ऐसा सेविंग अकाउंट जिसमें पैसा कम रहता हो। डर लगता था ना भाई, पता नहीं क्या हो जाए। और आज हालत ये है कि हमारे पास कैश होता ही नहीं है। 100% ट्रांजैक्शन हम लोग यूपीआई से ही करते हैं, 100%। कभी गलती से टॉपर्स वाले कुछ 2-4 हज़ार रुपये दे दे तो अलग बात है, अदरवाइज पैसा होता ही नहीं। मैं पहले सोचा था इससे खर्चा कम होगा, खर्चा कम होने की बजाय और खर्चा बढ़ गया, क्योंकि बैंक में तो पैसा रहता ही है, पॉकेट में कई बार ना हो। और मैंने देखा गोलगप्पे वाले, फल वाले, रिक्शे वाले रखते हैं कि नहीं यूपीआई? अच्छा, वो भी रखते हैं। हाँ, भिखारी भी यूपीआई लटका के रखते हैं। चलो जो भी है, तो देख लो। तो जब 1 साल हो गया तो इंस्टीट्यूट ने कहा कि देख भाई, अब जितने लोग लिस्टेड हो, चाहे आपका टर्नओवर, सॉरी आपका नेटवर्थ 50 करोड़ क्यों ना हो, सुना आपने,
अब एक ही शर्त है, कौन सी? लिस्टेड हो, चाहे 50 करोड़ हो, चाहे 25 करोड़ हो, चाहे 5 करोड़ हो, हमें कोई मतलब नहीं है। या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग का मतलब लिस्टिंग होने वाला है ना। जैसे लेंस कार्ड अब लिस्टिंग हुए, पीडब्ल्यू की लिस्टिंग होने वाली है, तो ये लोग कौन है? प्रोसेस में, इनके ऊपर अब इंड एस लागू हो। अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेट वर्थ एबव 250 करोड़, टू बताइए 500, मतलब जो 200 500 के ऊपर वाला तो पहले ही हो गया था, 500 के ऊपर वाला पहले ही हो गया था, तो हम कह सकते हैं 250 से ऊपर वाला थोड़ा और नीचे आ गए, या इनके जो भी एसोसिएट है। तो आज की तारीख में कोई पूछे कि किस पे एस लगता है, सॉरी इंड एस, तो क्या बोलोगे? नहीं, जो लिस्टेड है या प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है उन सब पे तो लगेंगे। और दूसरा अनलिस्टेड लेकिन 250 करोड़ का नेटवर्थ हो या उससे ऊपर, 400, 500, 1000, 2000। और तीसरा इन दोनों के मम्मी पापा दादा बच्चे पोते नाती, यानी कि होल्डिंग ज्वाइंट वेंचर सब्सिडरी सबके ऊपर, तो ऐसी कंपनियां इंड एस। इसीलिए अगर आप रिलायंस देखोगे तो उसका बैलेंस शीट अलग तरीके से होगा, रिलायंस इंडस्ट्री। लेकिन टॉपर क्लासेस का देखोगे तो उसका बैलेंस शीट अलग होगा। कारण बताओ? टॉपर्स कंपनी पे अभी भी कौन सा लागू होता है? एस। रिलायंस पे कौन सा होता है? इंड एस। बैलेंस शीट तो बिल्कुल अलग है। हमारे में पहले लायबिलिटी और एसेट होता है ना, इंड एस में जानते हो क्या है? पहले एसेट है, बाद में लायबिलिटी है। शेड्यूल 3 उनका अलग है, फाइनल में हम पढ़ेंगे शेड्यूल 3 पार्ट 2। हम भी शेड्यूल 3 के अनुसार बनाते हैं, लेकिन हम शेड्यूल 3 पार्ट 1, हमारे में लायबिलिटी ऊपर है और नीचे एसेट्स है। उनमें एसेट, अब इसे कोई लॉजिक नहीं है, वो इंटरनेशनल परंपरा थी, हमने भी अपना लिया। धीरे धीरे हमारे यहाँ भी लोग जान जाएंगे, सीख जाएंगे। दुनिया की हजार चीजें बेटा जो परिवर्तन के दौर में आता है और फिर चीजें हो जाती हैं। मैं गया था 89 में राजस्थान, माउंट आबू गया था मैं। तो माउंट आबू गया तो जाहिर है बाई ट्रेन गया था, तो कई सारे शहर के स्टेशन आए। मैंने देखा उस समय लोगों के वेशभूषा अलग थे, क्योंकि टीवी का भी बहुत प्रकोप नहीं हुआ था, नेट टीवी नहीं आया था। चूड़ियाँ लोग पहनते थे, कड़ा नहीं होता बड़े वाला कड़ा, काफी लोग वो बांधते थे, पगड़ी। फिर मैं गया राजस्थान घूमने, मतलब जयपुर घूमने 2010, मुझे वो लक्ष्मीनगर ही लगा। सब कुछ बदल गया था, 21 साल में सब कुछ बदल गया था। अब क्या दिल्ली, क्या मुंबई, क्या राजस्थान, मैं कहता हूँ क्या मोतिहारी वेशभूषा। हम लोग जब वहां से आए थे तो वहां गर्ल्स जींस पैंट नहीं पहनती थी। हम लोग जब पढ़ते थे 93 में हम आए थे, तो कोई एक आध घर के लोग जींस पैंट पहन ले तो अलग बात है, अदरवाइज जींस पैंट नहीं पहनती थी, नहीं था प्रचलन। लेकिन अब चूंकि बच्चे से ही पहनने लगते हैं, बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल की उम्र से, तो फिर बाद में उनको कंफर्ट लेवल में कोई दिक्कत नहीं होती। अब कॉलेज स्कूल में सब लोग जींस ही पहनते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी चीजों के परिवर्तन में बताइए थोड़ा सा टाइम लगता है, समय लगता है, ठीक बात है ना। आइए एनबीएफसी, एनबीएफसी समझते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। उन पे 2018 से लगा था 500 करोड़ वाले, और 2019 पे लगा था 250 करोड़ वाले। ओके। और बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी में क्या हुआ बेटा? बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी में आज तक नहीं हुआ, कारण जानते हो? उनका बिल्कुल अलग हिसाब। अगर वो इंड एस पे चले गए तो उनको इतना बैड डेट रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि सारी बैंक का बैलेंस शीट पील गड़बड़ा जाएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना, ज़्यादा प्रूडेंट है। और जब ऐसा होगा तो देश की इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगी। इसलिए भारत सरकार कोशिश तो कर रही है कि हम बैंकों को लाएं इंड एस में, लेकिन अभी चाह के भी नहीं ला पा रही है। सोचो कितनी खतरनाक बात है कि एक अकाउंटिंग पॉलिसी के चलते लगता है कि मार्केट क्रैश कर जाएगा। नहीं, वर्ल्ड वार तो नहीं छिड़ेगा, लेकिन इंडियन इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए इन्होंने अभी तक बैंक और इंश्योरेंस पे नहीं लाया है। ठीक है बेटा जी, आगे आइए। इंड एस अभी भी एसएमई एक्सचेंज पे जो कंपनियां उन पे नहीं लागू है। एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। आपको पता होगा 2 तरह का स्टॉक एक्सचेंज, एक तो मेन लाइन
और एक छोटे वाले में 5 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की फंड रेजिंग होती है। तो छोटे वाले पे अभी भी लागू नहीं है। लिस्टिंग का मतलब है मेन बोर्ड, जो मेन है ना 200 400 500 करोड़ वाला, उनके ऊपर लागू है। और वन इंड एस इज अप्लाइड, ऑलवेज फॉलो इंड एस। सुना आपने ठीक से? एक बार अगर आप पे इंड एस लागू हो गया और बाद में मान लीजिए अपना नेटवर्थ कम हो गया या आपने स्टॉक मार्केट से अपना नाम हटा लिया, तब भी बताइए, तब भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा? इन डेज के अनुसार ही बनेगा, उसमें कोई फेर बदलाव चेंजेज नहीं होंगे। एक रत्ती का भी चेंज उसमें नहीं करना है। ठीक है? ऐसे में एक चीज होता है छोटे कंपनियों के लिए, जैसे मान लो कोई एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इसको 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो स्टॉक एक्सचेंज में एक सेक्शन है, एक तो है बड़े लोगों की चीजें। आपने देखा होगा कि पार्टी में भी ना दो होता है, एक छोटे बच्चों का स्टॉल अलग होता है और बड़े लोगों का अलग होता है। छोटे बच्चे में गोलगप्पे में पानी भर के लाल पीला ड्रिंक्स बना के देते हैं, और बड़े लोग उधर, है ना, उनका अलग बाजार होता है। तो ये बड़े लोगों पे लागू है, छोटे बच्चों को खेलने दो बेटा, वो कोई नहीं होगा। ओके ओके। तो एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, इसका भी डिफिनेशन पढ़ाएंगे थर्ड वाले में, उस वाले में बात करेंगे इसकी। 2 करोड़ लोन, 4 करोड़ लोन, 10 करोड़ लोन, ऐसी बातें हैं, लेकिन अभी रुक जाइए। अभी एसएमई पे याद रखिए इंडेस नहीं लागू होता। इंडेस मेन बोर्ड में जितना भी है, मेन बोर्ड में चाहे 50 करोड़ भी क्यों ना उस पर लागू होगा। और फिर मैं कहता हूं एक बार इंडेस लागू हो गया, लागू हो गया, बाद में भले 250 करोड़ से कम आपका नेटवर्थ हो गया है, आपने स्टॉक मार्केट से नाम कटवा लिया, ऐसा होता है, लिस्टिंग होती है, इसके बावजूद भी आपका इंडेक्स लग गया तो लग गया। ठीक है? आगे आइए। एक अच्छी चीज अगर अडॉप्ट कर ली तो फिर क्या ही छोड़ना है यार, छोड़ने से क्या ही मतलब है। अब कहेंगे आप सर ये इतना आपने भाषणबाजी किया, कुछ एग्जाम में है भी? हाँ, एग्जाम में बेटा छठा क्वेश्चन जो होता है ना, उसमें कई बार थोड़ा बहुत ना ऑब्जेक्टिव पूछता है, और सॉरी ऑब्जेक्टिव को ना थ्योरी आपने नहीं बनाना है, लेकिन नॉलेज की खातिर तो होना ही चाहिए ना। ध्यान दो, इस तरह की बेटा थ्योरी आती है, मैंने आपके लिए पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन रखा है, स्टडी में तो कोई क्वेश्चन नहीं है, पास्ट ईयर में है। क्वेश्चन समझिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज डाइवर्स पॉलिसी विथ ए व्यू टू एलिमिनेट नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंप्रूव द रिलायबिलिटी, डिस्कस एंड एक्सप्लेन द बेनिफिट। एक बात बताऊं, एक बेनिफिट तो इसी ने बता दिया। जैसे एक आता नहीं कि एक और यूट्यूब ये गाना सुनाओ, और बंदा गाना गा के बोलता था यूट्यूब से आवाज आती, एक लाइन और बची है, वो भी तुम ही गा दो यार। मेरा दिल भी कितना पागल है, प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आती हो तो कुछ भी कहने से डरता है। यूट्यूब से आवाज आई कि गाना तो गा ही दिया तुमने, है कि नहीं, एक लाइन और बचा है, खुद ही गा दे भाई, हमारी क्या जरूरत है। तो गौर से देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में पहला लाइन जो बोला वही तो पहला बेनिफिट था। चेक करो तो, आपके पास है ना नोट्स, चेक करो, बेनिफिट्स में पहला यही तो था, स्टैंडर्डाइजेशन। क्या ये बात सही है? और क्या बताया था मैंने? डिस्क्लोजर। और क्या बताया था? कंपेरेबिलिटी। बात खत्म। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो निपटा दोगे। कौन सा कॉन्सेप्ट नंबर है? एक बेटा मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता जो इस नोट्स में नहीं है। ये नोट्स शॉर्ट जरूर है, लेकिन ये पूरा कवर किया हुआ है। ये इतना शॉर्ट है कि आपको याद हो जाए, और इतना लेंदी है कि कुछ भी छूटे नहीं, एकदम तरीके से बेटा बनाया हुआ है। आगे आइए, कर सकते, ज्यादा डिस्कशन की जरूरत तो नहीं इस क्वेश्चन में, अभी तो करा था हम लोगों ने। आगे आइए, ऑब्जेक्टिव क्या है? वही लिख दो जो बेनिफिट था नवंबर 2022 में। यही 2 क्वेश्चन आया बेटा, इसमें और कोई क्वेश्चन आया नहीं। आगे बढ़ने की इजाजत है बच्चों। तो ये था हमारी तरफ से आपका अकाउंट का पहला चैप्टर, एग्जाम के लिए कम, नॉलेज के लिए ज्यादा। अब मैं आपको एस जब पढ़ाऊंगा तो आपको आइडिया रहेगा कि आखिर एस क्या है। जब मैं आपसे बात करूंगा एस 1 2 3 5 7 8 9 10 20, तो यू विल इन बेटर पोजीशन। थोड़ा बैकग्राउंड हो गया ना,
जैसे किसी चीज़ को समझने के लिए उसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई आदमी क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, बैकग्राउंड पर डिपेंड है। जनरली जो ठीक ठाक मतलब मोहल्ले में इज्जत हो, लोग प्यार मोहब्बत दें, वो ज़्यादा वो गुस्सा नहीं करते। और जहाँ बचपन में ही बड़ी मारा मारी हो रही हो माता पिता में आपस में, तो बच्चे थोड़े वैसे ही होते हैं। हम लोगों ने कभी किसी लड़ाई नहीं करी। इसके पीछे कारण ये था, दो कारण है। एक तो मैं इकलौता था, तो घर में कोई मारा मारी के लिए था नहीं। कभी मारा मारी होती थी, वन वे होता था, पापा पीटते थे, मैं पिटाता था, वन वे था। मम्मी चूंकि सिंगल चाइल्ड था तो जाहिर है स्पेशल केयर करती थी। लेकिन इससे भी बड़ी बात मेरी पर्सनालिटी ऐसी क्यों बनी कि जिस मोहल्ले में था मैं, वो मोहल्ला बेसिकली एक ही, हमारे एक कास्ट होती है कायस्थ, लाला जी बोलते हैं, श्रीवास्तव जी बोलते हैं। मैं ओबीसी हूँ, लेकिन वो कायस्थ मोहल्ले में मैं था। वो बड़ी अच्छी प्रजाति है, न लड़ाई करती ही नहीं है, नेवर। और खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, आधे राक्षस होते हैं, नॉन वेज बहुत खाते हैं। तो मेरा पूरा घर नॉन वेज नहीं खाता था, मॉम डैड हमारे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन शादी वादी होती थी, अब शादी में उस मोहल्ले में तो उन्हीं लोगों की शादी होगी। उन लोगों की शादी में पहले से लिखवाया जाता है कि मछली बनेगी, मीट बनेगा, मुर्गे, ये लिखवाया जाता है। लड़के वाले लिखवाते हैं कि बारात में ये होना ही चाहिए, दहेज भले ही मत दो। कोई है मतलब इस तरह की परिस्थिति से कि गांव में लिखवाया जाता है ये। अब चूंकि मम्मी पापा जा नहीं सकते थे, नॉन वेज तब मुझे भेज देते थे। तो जब मैंने पहली बार 10-11 साल का था, मैंने खाया, तो मुझे लगा यार ये क्या चीज है, मैं अब तक साला खा क्या रहा था। ठीक है कि नतीजा मैं भी सेमी लाला बन गया। अब क्या करें, उन्हीं के जैसा, उन्हीं के साथ बातचीत करना, जी लगा के बोलना, आप बोलना, मतलब जाहिर जैसा देश वैसा बेस। मेरे सारे दोस्त, मेरी टीम में 15 लोग थे, 14 लोग थे कायस्थ, मैं एकमात्र बनिया था, 14 कायस्थ थे। ऑटोमेटिक परिस्थितियां वैसी ही बन गई। ये बात आप अपने ऊपर भी लीजिएगा। पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहिएगा हॉस्टल में। अगर तनिक भी आपको अपना रूम पार्टनर लग रहा है निगेटिव मेंटलिटी का, कोई बहाना बना के हॉस्टल छोड़ दो। अभी कल मैंने जिस लड़की की बात बताई ना, उसके रूम पार्टनर ने उसको, समझो कि वो लड़की रैंक होल्डर थी, 10+2 में उसने लिए थे 92%, फाउंडेशन में 270 नंबर थे। उसके बाद सितंबर में पास की थी, मतलब मार्च में एग्जाम हुआ और सितंबर में पास। और उस लड़की ने इस सितंबर में एग्जाम नहीं दिया, जबकि हम लोग मान के चले थे तो गजब है। क्यों? क्योंकि उसके साथ का जो पार्टनर थी वो एकदम खत्म। वो 2-3 अटेम्प्ट फेल होकर बैठी थी और ये सोच के कि 2-3 को तो और फेल कराएंगे, इसको एग्जाम के लायक नहीं छोड़ा। और कल का जो मैसेज है यही है कि सर बहुत डर लग रहा है, ये है वो है, मैं जनवरी में ना दूं, मई में दूं। देखो बेटा, अगर 2-3 अटेम्प्ट उसने छोड़ दिया तो डर और बढ़ता जाएगा। लास्ट में मम्मी पापा बोलेंगे जब तुमसे नहीं हो रहा बेटा तो MBA कर लो, क्योंकि तब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, बात तो यही होनी है। तो इसलिए परिस्थितियों को थोड़ा ऐसा रखो जो पॉजिटिव फ्रेमवर्क माइंड। मैं पर्सनली बेटा मानता हूँ कोई भी आदमी किसी भी समय कुछ भी कर सकता है, और इस बात को मैं फर्म बिलीव करता हूँ। पास्ट को कोई नहीं बदल सकता, फ्यूचर हमेशा हमारे हाथ में है, इसको मैं फर्म बिलीव करता हूँ। आपको बेटा यही करना है। चलो छोड़ो इसको, आ जाओ शुरू करते हैं बालकों दूसरी कहानी। इसमें एग्जाम क्वेश्चन आता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। याद रहेगा क्या चीज है इसके अंदर, निकालो। नोट्स है भाई, नोट्स है? अरे अभी मिला नहीं? आसपास देख लो, आसपास देख लो, आसपास भी नहीं है बे यार। चलो बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, वो करवा रहे होंगे, बोर्ड पे देखो। सुनो, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले जरा समझो ये क्या है। देखो, जब भी हम कोई चीज करते हैं ना बेटा, तो सबसे पहले हमने एक बाउंड्री तय करते हैं अपनी।
और हम मान के चलते हैं कि हम इसी के अंदर काम करेंगे। जैसे मैं जब दिल्ली आ रहा था ना सीए बनने, तो घर वालों ने मेरी शादी कर रखी थी, तो एक स्कोप तो पूरा ही निकल गया, उधर ध्यान ही नहीं देना, जो मेन डिस्ट्रक्शन का कारण होता है। और दूसरा, मुझे पता नहीं, थोड़ा मैं इंट्रोवर्ट था, तो मुझे ज्यादा लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता था। खेल कूद का व्यक्ति था मैं, लक्ष्मी नगर मोहल्ला, खेल के लिए फील्ड है ही नहीं, लोगों ने साले ने सब में घर बना दिया। आपको आसपास कहीं दिखता है कुछ पार्क टाइप का? है ही ना। अरे वहां जाओगे तो कुत्ते की तरह लोग, मतलब एक इधर से खेल रहा है, एक इधर से खेल रहा है, एक डायगोनल खेल रहा है, कौन किसकी बॉल कब लग गया। हम लोग बेटा फकीर आदमी थे। बड़ा सा फील्ड हमारे जिला स्कूल का, कोई है मोतिहारी का? जिला स्कूल का बहुत बड़ा फील्ड, और वहां के हम लोग थे राजकुमार, कच्चा बनियान वाले। मतलब वो फील्ड हम लोग अपने बाप का ही समझते थे। कितने प्रिंसिपल साहब लोग आए और चले गए, हम लोगों का खेल बंद कराने की कोशिश में हम लोग नहीं बंद हुए। 7 साल की उम्र से 13-20 साल की उम्र तक हम वहां रहे, और कहीं कोई ऐसा दिन नहीं था हम जिला स्कूल में ना गए हूं। बारिश होती थी तब भी हम लोग जाते थे, फुटबॉल खेलते थे। सूखा है तो क्रिकेट, कुछ नहीं समझ आया तो बस बैठ के हम लोग बात करते थे कि अमेरिका में क्या होता होगा, लेकिन जाएंगे जिला स्कूल में जरूर। यही अपनी दुनिया थी। सुबह 5 बजे के बाद जाते थे क्रिकेट खेलने हम लोग। सुबह में खेला है किसने क्रिकेट? हम लोग 5 बजे जाते थे, 7 बजे आके फिर स्कूल कॉलेज जो भी जाना हो जाते थे, फिर शाम को 3 बजे फिर वहीं पहुंच जाते थे। मतलब आधा घर ही था हमारा स्कूल। और चूंकि हम लोग परमानेंट वहां के थे, तो मेन पिच जो था हम लोगों का था, मतलब हमारे मोहल्ले के लोगों का था। बड़े भैया पहले कब्जा किए, फिर उसके बाद वाले भैया, फिर हमने कब्जा किया, फिर हमने छोटे भाई को कब्जा दिया। मेन पिच पे हम लोगों का कब्जा था। और वो मेन पिच का मतलब यहाँ से लेकर वहां तक कोई साला प्लेयर नहीं खड़ा हो सकता। यहाँ जब हम लोग खेलने आए तो हमें समझ ही नहीं आया। अब पहले हमारे दोस्त भी नहीं थे। अब देखो, गर्ल्स मामला कट, खेल मामला कट। बताओ बच्चा करेगा तो क्या करेगा? फ्रस्ट्रेटेड आत्मा, मैंने कहा इधर आ बेटा अकाउंट, आज तुझे ही निपटाते हैं। इधर आ कॉस्टिंग, इधर आ लॉ। जम के पढ़ा, नतीजा एक बार में। जहां लोग डरा रहे थे कि भाई एक एक ग्रुप दो, बहुत ग्रुप थोड़े ना होता है, 1-2 अटेम्प्ट तो क्वेश्चन को समझने में लगता है, मैंने एक ही अटेम्प्ट में रैंक ला दिया। तो ये क्या था बेटा? फ्रेमवर्क। मैं जब चला था ना बेटा, तो स्टेशन से सोच के चला था कि भाई कुछ तो करना है दिल्ली में। सीए में एडमिशन लिया है तो पहले सीए पास कर जाएंगे, फिर सोचेंगे क्या करना। और यही हुआ। सीए पास करने के बाद मैंने सोचा जॉब करूं, किया। प्रैक्टिस करूं, किया। कोचिंग करूं, किया। मुझे ज्यादा मजा कोचिंग में आया, मैंने कहा बाकी सब बंद। मैंने सब करके देखा। रैंक संग थी तो जॉब की तो मुझे कोई दिक्कत थी ही नहीं। प्रैक्टिस तो कोई भी सीए कर सकता है, अलाउ है। फिर मैंने कोचिंग किया। आई फाउंड द कोचिंग बेस्ट, मतलब वो मेरे हिसाब से लग गया। इसी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे नहीं बनाना है। सीए इंस्टीट्यूट ने एक फ्रेमवर्क बना दिया है कि तुम जैसा मर्जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, लेकिन इस दायरे के अंदर बनाओ। सुना आपने? होली में जैसे मर्जी गाने बनाओ, चलाओ, लेकिन अश्लीलता तो नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बलम फिचकारी चलेगा, सीधी सादी भाभी चलेगा, लेकिन भाभी को और ज्यादा मत बिगाड़ो। फ्रेमवर्क रखो। हमें एक डिसेंसी तो होनी चाहिए में, मोहल्ले में। डांस करो लेकिन नंगा प्रदर्शन मत करो। ये नहीं कि कपड़े फाड़ दिए, सब ऐसे नहीं। एक शालीनता जो आपने देखा हो दिल्ली के सोसाइटी में होता है, वहां भी होली होता है, लेकिन एक डिसेंसी होती है, क्योंकि वहां लेडीज गर्ल्स जेंट्स सब होते हैं। कोई सोसाइटी में रहता है वो गेटेड कम्युनिटी में, कोई भी गेटेड कम्युनिटी में, तो अब देखा हुआ होली दिवाली होता है, लेकिन एक तरीका होता है। जैसे मान लो अभी पीछे हुआ होगा, नहीं वो दशहरे में होता है ना वो डांडिया, तो देखो उसका एक तरीका है। हाँ, वो चेक करते हैं कि बाहर का लड़का ना आ जाए। आजकल चेक करते हैं कि फालतू के बच्चे ना आ जाए इसमें।
तो इसलिए ऐसा करते हैं। तो वही वाली बात, फिनेंशियल स्टेटमेंट तुम बना रहे हो, एस बना रहे हो, लेकिन एस बनाते बनाते निकल मत जाना कहीं। एक उन्होंने आयरन डोम बना दिया कि इसी के अंदर होना है। आओ बच्चों पढ़ते हो आयरन डोम क्या है। इससे क्या होगा कि आप लाइफ में कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे ना, तो आपको अपनी लिमिटेशन, अपनी परिधि पता होगी। जैसे आपने पढ़ा होगा लॉ में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा है कि भाई कोई भी चीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर कंपनी नहीं कर सकती है, और कोई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी लॉ से बाहर नहीं हो सकता। पढ़ा आप लोगों ने? लॉ के बाहर जो भी जाएगा वो क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायर्स था, फाउंडेशन में था। तो देखा कंपनी लॉ बाउंड्री है, उसके अंदर एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक और बाउंड्री है, उसके अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक और बाउंड्री है। देखो सब वो समाज में बेटा बाउंड्री में चलता है। सब समाज को हम एकदम खुला नहीं छोड़ सकते। ठीक है, स्वतंत्रता वो जरूरी है, लेकिन हमारी स्वतंत्रता से किसी को नुकसान तो नहीं होना चाहिए ना। मान लो कि धूम धूम तुम बनाओ डीजे, मेरा बर्थडे है, लेकिन घर में कोई है जो बीमार है, परेशान है, तो इसीलिए दिल्ली में कानून है 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। कितने बजे? 10 बजे नहीं बजेगा, बंद होना ही होना है ना। अगर कोई एक शिकायत कर दे तो पुलिस तुरंत आएगी और पूरा डीजे उठा के ले जाएगी। ठीक है, तो मारामारी करो अलग बात है, लेकिन डीजे नहीं बजेगा। खुद हमारे घर में ऐसा हुआ था, भाई की छोटे भाई की शादी थी, तो हम लोग को आइडिया नहीं था, तो पुलिस आ गई, क्योंकि चांस की बात थी जो हमारा बैंक्वेट हॉल था ठीक बगल में थाना था। तो जैसे ही 10 बजे एक बीट कांस्टेबल आ गया, बंद करो भाई। वो चांस की बात थी, अरविंद सर के पिताजी भी वहां थे और वो दिल्ली पुलिस में ही थे, तो उन्होंने कहा ठीक है आधे घंटे थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए, हम संभाल लेंगे, लेकिन बंद हो गया। चले जाने दीजिए। तो ये आयरन डोम क्या बना है, चलिए उसको पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एनी अदर अकाउंटिंग गाइडलाइन नीड ए फाउंडेशन फॉर अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स। तुम एस ही बनाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार उसका भी तो कोई फाउंडेशन होना चाहिए। कैसे डेवलप करोगे? खेती करनी है तो खेत तो होना चाहिए, तभी तो खेती करोगे। तो एएसबी ने एक फ्रेमवर्क इशू किया। कब इशू किया बेटा? जुलाई 2000 में। पहले भी फ्रेमवर्क था, उसको रिवाइज करके फिर ये इशू किया, which provide the fundamental basis for development for new AS and review of existing AS। कि नया एस कैसे बनेगा उसके बारे में भी फंडामेंटल बताएगा, ये बेस बताएगा। और अगर कोई पुराना बना हुआ है और उसका हम रिवीजन करने जा रहे हैं, तो रिवीजन किस तरीके से किया जाए, याद रहेगा बच्चों को। और उसी के फंडामेंटल बेस का क्या नाम है? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फ्रेमवर्क बेटा 8 चीजों को कवर करता है। बस यही 8 चीजें पढ़ लीजिए, ये चैप्टर खत्म। आज नहीं खत्म होगा, थोड़ा आज तो खराब टाइम ही खत्म होने वाला है। आज के बाद कल, अच्छा बता दूं मैं, क्लास डेली है, याद रहेगा बच्चों को। मंडे रहते हैं। देखो बेटा आप आ गए हो सीए इंटर में, बोरियत वाली पढ़ाई करो। जरूरी नहीं कि जो कॉमेडी हो रही है वही अच्छा है, जरूरी नहीं कि क्लास में डांस ड्रामा हो रहा है वही अच्छा है, बल्कि मैं मानता हूँ वो डिस्ट्रक्शन है। वो फाउंडेशन तक था, छोड़ा है हम वो गलियां। हाँ वो हम गली छोड़ा नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ भी पार्टी वोटी होगी, यहाँ भी कॉमेडी होगा, लेकिन लिमिट होगा। पढ़ाई डेली हो। पहली छुट्टी आपकी होगी 1 जनवरी, कोई संडे मंडे नहीं है। पहली छुट्टी 1 जनवरी और दूसरी 26 जनवरी, तीसरी होली। पूरे आपके सिलेबस 6 महीने के दरमियान और कोई छुट्टी नहीं है। 9-14 फरवरी नथिंग, सिर्फ 3 ही छुट्टी है। मैं पहले बता देता हूँ, किसी को जाना आना नहीं है कहीं। मैंने कहा था ना क्लास में कंटिन्यू आपको रहना है। एक बार बेटा अब देखो, जो बच्चे अभी सितंबर में पास हुए हैं उनके मॉम डैड के घर में एक अलग माहौल होगा। आप फाउंडेशन पास हुए हैं, घर में कैसा माहौल था? लोग बुरा मान गया, बे यार ये भी पास हो गया, ऐसा तो नहीं था। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मॉम डैड की आंखों में एक अलग तरह का नशा होगा, एक अलग तरह की खुशी आती है। देखो तुम सीए बनोगे, मेन बेनिफिट तुम्हें को होना है, मॉम डैड को नहीं होना है।
लेकिन मॉम डैड सतर्कता महसूस करते हैं कि अरे हमारा बच्चा बन गया कुछ लायक। अब फाउंडेशन बन के क्या हुआ कि सोशल परिस्थिति में चेंज नहीं हुआ। ये थोड़ा बहुत लोगों ने माना सीरियस है, बट फिनेंशियली कोई फायदा नहीं हुआ। इंटर में फिनेंशियल फायदा है, फिनेंशियल भी और सोशल भी। इसीलिए सब लोग रेगुलर क्लास करेंगे। जो काम की बात, 8 एरिया। कौन से 8 एरिया? क्या होगा कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव क्या होगा फाइनेंस, क्यों बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, एस नहीं बता रहा, कौन सी चीज बता रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। एजम्पशंस कौन कौन सी होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, एलिमेंट क्या होना चाहिए, एलिमेंट समझते हो, उसके अंदर कंपोनेंट क्या क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल्स फॉर मेजरमेंट क्या होना चाहिए, और कैपिटल एंड इट्स मेंटेनेंस। टोटल 8 एरिया है बेटा जिसके ऊपर फ्रेमवर्क है, और ये 8 एरिया आपने मजबूत कर दिया तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा ही बनेगा। तो एस बनाते समय इन 8 एरियाज को ध्यान देना है जो इस फ्रेमवर्क के अंदर लिखा है। कोई भी एस इस फ्रेमवर्क से बाहर नहीं होना चाहिए। हालांकि बाद में रूल है कि अगर गलती से कोई एस थोड़ा बाहर हो भी गया तो एस वैलिड माना जाएगा जब तक वो रिव्यू नहीं होता, क्योंकि एस को देख के तो सब लोग अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहे होंगे ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी हो भी गया तो वैलिड है। आगे बढ़े, सबसे पहले बताइए कौन सा है कंपोनेंट, क्या होना चाहिए। 1 मिनट पहले उसके पहले पर्पज पढ़ लीजिए, पर्पज ऑफ फाइनेंशियल, तब कंपोनेंट पढ़ेंगे। अभी थोड़ा रुक जाइए, कंपोनेंट में देर है बेटा। पर्पज, थोड़ा पर्पज पढ़ लेते हैं। देखिए एस बी को क्या करेगा, असिस्ट करेगा किस चीज में, एस बी जब भी जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखने तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कैसे देखे ये एस बी तय करेगा। तो सोचेगा कि अच्छा इन चीजों के लिए करना है। फॉर एग्जांपल मम्मी जाती है मार्केट, ठीक है, सब्जी खरीदने, तो आपके टेस्ट का ध्यान नहीं देती है। कोई है जिसको भिंडी की सब्जी नहीं पसंद हो या कद्दू की सब्जी ना पसंद हो, गर्ल्स को जनरली नहीं होती है ना। तो मम्मी ध्यान रखती है कद्दू लें तो उसके साथ साथ अपने बच्चे के लिए जो उसको पसंद है वो भी ले लें। कद्दू हम लोग खा लेंगे और उसकी जो पसंद है वो बना दें, ठीक बात है। या मान लो मम्मी को बचपन में कुछ खास तरह की सब्जी पसंद हो, अरबी या कुछ ऐसे फालतू वाली सब्जी होती है ना मार्केट में जो मिलती है, तो मम्मी क्या करती हैं, वो अपने लिए बना लेती हैं, पापा को शेयर कर देती हैं और आपको नहीं देता, आपको पनीर दे दिया। तो ये एस बी को असिस्ट करेगा कि भाई हम क्या बनाने जा रहे हैं, ठीक है। आगे सुनिए, और भी मजेदार बात है। एस बी इन प्रमोटिंग हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बना रहे हैं तो उसमें यूनिफॉर्मिटी लाते समय इन्हीं के बेस पे यूनिफॉर्मिटी लाना पड़ेगा। ऑप्शन तो बहुत है बेटा, ऑप्शन तो बहुत है। अब उस ऑप्शन में से चुने किसको, तो चुनने का आधार कहां दिया हुआ है, फ्रेमवर्क। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ऐसे नहीं समझेंगे। आप सीए बन गए, सीए बनने के बाद 4 कंपनियों का ऑफर है आपके पास, चुनना तो किसी एक को ही है। तो एक को चुनते समय क्या देंगे, मेरा घर कहाँ है, जिसे मैंने चुना था पहली जॉब बिहार, क्योंकि मैं बिहार का था, 3 साल से बाहर था तो थोड़ी होम सिकनेस हो गई थी। लेकिन बिहार जाके मुझे पता चला कि नहीं, मैं तो डिलाइट हो गया हूँ, और मैं रिजाइन करके आ गया, फिर दिल्ली में जॉब किया। तो जब तक मैं दिल्ली में था तब तक मैं बिहार 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 भज रहा था, और जब बिहार में जॉब लग गई, ठीक ठाक जॉब थी, आईओसी की जॉब थी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सेमी गवर्नमेंट है, तो 3 महीने बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं बिहारी नहीं हूं, यस आई एम डिलाइट, ठीक है। तो मैं वापस दिल्ली आ गया रिजाइन मार के, और दिल्ली में जॉब कर ली। दूसरा, एक तो एरिया हुआ, दूसरा मतलब मेरा घर कहाँ है। दूसरा क्या होता है बेटा, अपनी रुचि। मैंने सीए कोचिंग क्यों अडॉप्ट किया, आराम से मैं जॉब कर सकता था कहीं भी, बैंक में होता तो अभी काफी ऊपर होता, 28 साल हो गया। टीचिंग मैंने क्यों अडॉप्ट किया, मुझे अच्छा लगा। हाँ, टीचिंग ना एक्सट्रोवर्ट का काम नहीं, इंट्रोवर्ट का काम है। नेतागिरी एक्सट्रोवर्ट चाहिए। अब देखो, आज पहली क्लास है,
आप में से बहुत बच्चों को मैं नहीं जानता, तो आज मेरे जोक्स के लेवल और ये सब थोड़ा माइल्ड है, अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे हमारी आपकी दोस्ती बढ़ेगी, आपके अंदर भी थोड़ा कमीनापन आएगा, थोड़ा आपसे रगड़ खा के मेरे अंदर भी आएगा, फिर हम लोग कुछ भी बात करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? 2-3 महीने बाद फिर बैच में सब कुछ होगा। ठीक है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने टीचिंग किया, तो ये दोस्ती बड़ी अच्छी लगी। और मैंने इसका फ़ायदा जो महसूस किया, पैसे वैसे तो कुछ मैंने कमाए नहीं, लेकिन फ़ायदा जो हुआ वो ये कि मेरा माइंड ना 18 साल का ही रह गया। कारण सोचो कि मेरे बार हर बार जो बच्चे आते हैं वो कितने 18-19 के होते हैं, 17 के होते हैं, उन्हीं की जैसे बातचीत करना आ गया। मैं कभी बड़े लोगों के बीच में बैठ के, पुराने सीए के बीच में बैठ के मैं बोर हो जाता हूँ, जम्हाई लेने लगता हूँ। मेरे कुछ बोलते हैं तो मैं कॉमेडी में बोल देता हूँ, बोलते हैं भगवान लाल जी कभी तो सीरियस होइए, और मैं हुआ ही नहीं, मैं क्या करूं? आपने मेरी आदत बिगाड़ दी, आप ही की तरह मेरे चुटकुल्ले हो गए, आप ही की तरह मेरी बातें हो गई, सब कुछ आप ही की तरह हो गया। नहीं, 6 महीने में तुम्हें क्या बिगाड़ेंगे हम पे? तुम पहले से बिगड़े हुए हो, इधर आओ। तब नहीं, 6-6 महीने करके आपने हमें रब कर दिया और हम आपके जैसे हो गए। तो यही बात यहां भी है कि देखो, अगर बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं तो अल्टरनेटिव्स में से कोई एक कैसे चुने? फल खरीदने गए हो, जो आपको पसंद होता है वो खरीदते हो, सीधी बात है। मुझे ऑरेंज बहुत पसंद है, मैं ड्रिंक्स भी ऑरेंज फ्लेवर पीता हूं आज भी। हाँ, मगर मैं दारू भी पीऊंगा, जैसे एक लाइट दारू होती है जिसका नाम है ब्रीजर, नाम सुना? बकार्डी का ब्रीजर 5% अल्कोहल होता है, वो पेप्सी है, लेकिन मैं ब्रीजर भी और कोई नहीं पीता, ऑरेंज फ्लेवर ही पीता हूं। अब क्यों? इसके पीछे कारण बड़ा सिंपल है। पापा जब जाते थे गांव तो वो ऑरेंज लेके जाते थे, ऑरेंज गांव में होता नहीं था, और रात के अगर 1 बजे पहुंचे तो मुझे जगा के उसी समय खिलाते थे, मुझे बड़ा मजा आता था। तो मेरे टेस्ट बड जो है वो ऑरेंज पे फिट हो गए। हालांकि हाँ, आम भी था, अमरूद भी था, जामुन भी था, गांव में सब था, लेकिन चूंकि ऑरेंज फॉरेन का फल था हमारे लिए, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे माइंड में कहीं ना कहीं फिट हो गया। और आज भी मुझे ऑरेंज, आई लव ऑरेंज द मोस्ट, सबसे ज़्यादा। पूरे साल में ऑरेंज चाहे किसी भी दाम पे मिले, 1 पीस तो खा ही सकता हूँ, इतना अमीर तो हूँ ही मैं। 1 पीस आराम से मंगा के चुपचाप खा लेता हूँ, किसी को बताता भी नहीं। चलो जो भी है, तो हार्मोनाइजेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, एक दूसरे में समाहित करना। और रेगुलेशंस करते समय ये बेस बताएगा कि नंबर को कैसे रिड्यूस करना है। मतलब अल्टरनेटिव 1 2 3 4 है तो 3 ही क्यों लेना है, इसका बेस कौन बताएगा? फ्रेमवर्क। इसलिए फ्रेमवर्क बना है। ठीक है, अच्छा, एंटिटी को क्या मदद करता है? ये तो एस बी को हो गया एस बनाने में, हमने तो एस नहीं बनाना, हमने क्या बनाना है? रिलायंस को तो एस नहीं बनाना ना, टॉपर्स को एस नहीं बनाना ना, क्या बनाना है बेटा? हमें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कंप्लायंस विथ, है कि नहीं, एस इन प्रिपरेशन। यहाँ थोड़ा गलत हो गया बेटा, ठीक कर लो इसको, एस। तो इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कंप्लायंस विथ एस, एस के कंप्लायंस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा उसको देखना किसका काम है बेटा? फ्रेमवर्क का। कि मान लो तुम एस अपना रहे हो, लेकिन एस को भी तरीके से अपनाना पड़ेगा ना भाई, ठीक है कि नहीं? उसको कैसे करोगे? जैसे हमारे गांव में था कि जहां पूजा करना है ना, वहां गाय के गोबर से उसको लिपते थे। अब दिल्ली में हमारे घर में टाइल लगा हुआ, मम्मी बड़ी परेशान, मम्मी वहीं पे लिपती हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, गोबर हम लोग मंगवा देते हैं कहीं से, मम्मी वो मार्बल के ऊपर ही है, इज मस्त। और फिर बाद में उसको साफ कर दिया जाता है, उसमें क्या है भाई? ठीक है कि नहीं? तो यहाँ वही है कि एस तो है, लेकिन एस के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये भी फ्रेमवर्क बताएगा। और सुनो, कोई ऐसी चीज है हमारे बिजनेस में जिसके ऊपर एस है ही नहीं, मतलब अभी तक नहीं बना है एस, किसी एस में कवर नहीं होता, तो अब क्या उसको छोड़ दिया जाए या उसको कैसे भी दिखा दिया जाए? तो बोला गया एस में नहीं होता, लेकिन एस के बाबूजी हैं कौन? फ्रेमवर्क। इंडेक्स नहीं, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क के अंदर ही तो एस बना है, तो यार तुम उसको कैसे भी डील करो, फ्रेमवर्क से बाहर मत जाओ, फ्रेमवर्क के अनुसार कर दो, ठीक है? जब एस बनेगा तो देखा जाएगा।
तो ये दोनों ही है, एस के अंदर है तो भी फ्रेमवर्क के अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, और अगर एस नहीं है तब तो फ्रेमवर्क के अंदर बनाना ही बनाना है। हाँ, ऑडिटर, ऑडिटर मतलब हमने कहा ना कि भाई एक आदमी बनाता है और एक आदमी उसको चेक करता है। तो जब एज ए सी आप चेक करने जाएंगे तो आप अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे कि भाई जो एस है उसके अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है कि नहीं बना है। वहां भी कौन मदद करेगा, वहां भी कौन मदद करेगा बेटा, वहां भी ये मदद करेगा कि अच्छा ऐसे बनता है, वहां भी आपको हेल्प करेगा। तो देख लो भाई, ये सब आदमी के काम के लायक है नहीं, एएसबी के काम के लायक है, एंटिटी के काम के लायक है, और ऑडिटर के काम के लायक है, और यूजर्स, यूजर मतलब जो यूज करेगा उसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही रहने दिया जाए, क्योंकि हर क्लास के बाद एक ब्रेक बनता है। अब खाना वाना देखिए, मैं आप सभी बच्चों को बताऊं, आप सब लोग हमारे बच्चों की उम्र से छोटे ही हैं, देखिएगा क्रैश करना बड़ी मतलब कंपलसरी सी बात हो गई है। बच्चे इतने शुरू होते हैं, सितंबर में पास हुए, मैं आपको एक बात बताऊं, सितंबर 26 में इसमें से 50% बच्चे सीए इंटर का एग्जाम देंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। कुछ लोग 2-3 महीने बाद क्रैश करते हैं, कुछ लोग 4 महीने 6 महीने बाद, कुछ लोग एग्जाम के समय डर जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। किस्मत ने मौका दिया है, इस मौका को प्लीज मत गंवाइए। जैसे रिजल्ट आता है ना, हम लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में हो जाते हैं। इतने बच्चे फेल होने वाले बच्चों का तो समझ में आता है रोना, जो एग्जाम देने वाला वो रोने लगता है यार देखकर। तो क्रैश नहीं होना है, और उसके लिए तरीका मैं फिर कहूंगा, नो ओवर थिंकिंग। कुछ नहीं ज्यादा सोचना है कि भारी है या क्या है, करते चले। देखो कैसे हो जाता है। आज जानते हो 1.25 चैप्टर पढ़ गए आप 34 में, एक तो पूरा खत्म कर लिया, कोई दिक्कत हुई इसमें है तो घर में जाके उसको 2 बार पढ़ना, और एक 25% पढ़ लिया, तो कहां कुछ भारी है। ऐसे ही पढ़ते रहिए 50-60 क्लासेज में, अकाउंट इस पार से उस पर पहुंच जाएगा, बात खत्म। जानते हो एक्शन नहीं करने से ना अंडर कॉन्फिडेंस होता है, और एक्शन करने से कॉन्फिडेंस होता है। जब भी कुछ नहीं समझ आए, जब भी डर लगे ना बेटा, पढ़ना शुरू कर दो। जिस चैप्टर से डर लगे उसको खूब पढ़ो, देखो कैसे कैसे बात बन जाती है। मिलते हैं कल, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। 1 बजे फिर आपको ये बात करनी है। अच्छा, मैं बताना भूल गया, सुबह नाश्ता करके आना है और खाना लेकर आना है, ताकि 12:30 बजे आप खा सकें। नहीं तो बाद में डर लगेगा, भूख होगा, तबीयत खराब होगी, आप क्रैश कर जाएंगे। क्रैश नहीं होना है। सबको सुबह नाश्ता कैसे करके आते हो, तुम्हारी हेडेक है। तुम इतने छोटे बच्चे नहीं हो, 17-18 साल के सब हो। थोड़े दिन में तुम्हारे बच्चे होंगे। अब अपने आप को तो कम से कम संभालो अब, नंबर 1। और खाना लेकर आना है, मुझे नहीं खिलाओ, खुद खाओ। थैंक यू।